हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अभी हाल ही में जेके एसएसबी के सीबीटी एग्ज़ाम्स हुए थे, जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर के। उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से जो पूछा गया था वो था हमारा शॉर्टकट की से। आपको इसमें बताना था ऐसी शॉर्टकट की जिसे हम इस्तेमाल करते हैं टू री ओपन द रिसेंटली क्लोज्ड टैब इन ए ब्राउज़र। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें कंप्यूटर के सेक्शन में पूछा गया था। ऐसी शॉर्टकट की बतानी है आपको जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हमें अगर कोई भी क्लोज टैब, रिसेंटली कोई हमने टैब क्लोज कर दिया है, उसे वापस से रीओपन करने के लिए ब्राउज़र में। तो ऐसी शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो ऐसी जो शॉर्टकट की है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इन तीनों कीज़ को जब हम प्रेस करते हैं तो हमने अगर कोई अपनी एक्सीडेंटली कोई भी टैब अगर हमसे क्लोज हो गई है, उसे हमने वापस से रीओपन करना है, तो हम इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करके वापस से उसे रीओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट। और जो इसमें बाकी ऑप्शंस थे, कंट्रोल प्लस टी हम इस्तेमाल करते हैं न्यू टैब ओपन करने के लिए। न्यू टैब को ओपन करने के लिए ब्राउज़र में कंट्रोल प्लस टी, और कंट्रोल प्लस आर रिफ़्रेश करने के लिए, किसी भी एक्टिव विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आर को यूज़ करते हैं। और जो हमसे इसमें पूछा गया था कि रीओपन करने के लिए रिसेंटली क्लोज टैब, तो उसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A set of lines with different thickness that you see in product labels which carries information related to the product is called। ऐसी सेट ऑफ लाइंस जिसमें डिफरेंट थिकनेसेस की आपको लाइंस देखने को मिलती हैं, जिससे आप जो प्रोडक्ट की लेबल की इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो ए ऑप्शन है इसमें बार कोड, बी ऑप्शन है आईडी कोड, सी है एक्सपायरी कोड, या फिर डी है पंच कार्ड। तो ऐसी जो हमारे पास सेट ऑफ लाइंस होती हैं जिसमें डिफरेंट थिकनेसेस होती हैं, डिफरेंट स्पेसिंग होती है, उसे हम बोलते हैं बार कोड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। इसमें जो भी डाटा होता है हम उसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिससे हम बाद में मशीन रीडेबल फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं। ठीक है, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं, और इसे हम एक ऑप्टिकल स्कैनर से स्कैन करते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर्स को हम इस्तेमाल करके उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे स्कैन करते हैं, और जिस जिस डिवाइस से हम इसे स्कैन करते हैं उसे बोलते हैं बार कोड रीडर। ठीक है, यह सारी हम बार कोड रीडर हम देखते हैं जब हम शॉपिंग करते हैं। जब हम उसमें कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें उस प्रोडक्ट लेबल से उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी, उसे वो एक बार कोड रीडर से स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की हमें पता चल जाती है। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए, बार कोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमसे क्या पूछा गया था, यू नीड टू ऐड द ईमेल एड्रेस इन द डैश लिस्ट to keep the contacts confidential while sending same email messages to multiple contacts। जब भी हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं तो उसमें अगर हमने एक से ज़्यादा पर्सन को अपनी ईमेल भेजनी है, तो अगर हमने अपने कॉन्टैक्ट्स उसमें कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, यानी कि हमने एक से ज़्यादा को भेजने हैं, तो जो जितनों के नाम उसमें और हमने भेजे हैं वो नाम बाकियों के लिए कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, उनको उनके नाम नहीं विजिबल होने चाहिए। तो उस केस में हम इनमें से अपनी मेल को किस लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है BCC, बी ऑप्शन है स्पैम, सी ऑप्शन है CC, या फिर डी ऑप्शन है टू। तो इनकी जो फुल फॉर्म है, BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और इसी तरह से हमारी स्पैम तो है CC हमारी कार्बन कॉपी। ठीक है, ये दो जो इसमें थी इनकी एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, हमें इसमें पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट्स कॉन्फिडेंशियल किस केस में रहते हैं, यानी कि जो आप लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स है वो व्यू नहीं होनी चाहिए जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं। तो ये होता है हमारा BCC के केस में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के केस में। जब हम अपने ईमेल को इस लिस्ट में रखते हैं तो जिन जिन भी पर्सन्स का साथ में नाम होता है वो उस पर्सन को विजिबल नहीं होता है, यानी कि जो और रेसिपिएंट्स हैं उनकी लिस्ट उस पर्सन को विजिबल नहीं होती है। ये BCC के केस में होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के केस में होता है। जबकि
CC यानी कि कार्बन कॉपी के केस में अगर आप इस लिस्ट में डालते हैं तो उसको जितने भी और रेसिपिएंट्स हैं उन सबके नाम विजिबल होंगे। तो ये था डिफरेंस हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी के केस में। तो इस केस में हमारा जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए BCC। इस लिस्ट में रखने के बाद कॉन्टैक्ट्स हमारे कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। तो राइट आंसर वाज ऑप्शन ए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डैश allows you to create standard calculations, formatting and charts very quickly। इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें हेल्प करता है कि हम अपनी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस, फॉर्मेटिंग और चार्ट्स को क्विकली क्रिएट कर सकें। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे पहले ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा MS एक्सेल में होता है। MS एक्सेल में हमने चार्ट्स या फिर कोई और कैलकुलेशंस अगर क्विकली करनी है तो हम क्विक एनालिसिस टूल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्विक एनालिसिस टूल में कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस होते हैं, ये उसकी एक कलेक्शन है। ये हमें यूज़ करते हैं हम डाटा को क्विकली एनालाइज करने के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, पिक्चर टेबल या फिर स्पार्क लाइंस। ये MS एक्सेल में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और कौन सा टूल है ये? क्विक एनालिसिस टूल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन है जो डिफ़ॉल्ट होता है पैराग्राफ अलाइनमेंट में? जब भी हम अपना कुछ भी MS वर्ड में टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो उसमें अलाइनमेंट होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट हैं। जैसे लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं, सेंटर से, ठीक है, राइट से लिखना है, तो ये सारे अलाइनमेंट होते हैं। तो हमें बताना है कि पहले से उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पहले से ही उसमें जब हम लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है अलाइन लेफ़्ट। पहले से ही उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग की गई होती है लेफ़्ट की। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था, ऑप्शन डी। और हम अपने जितनी भी अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं हमारे अलाइनमेंट बटन्स में जाके, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन में। ठीक है, होम टैब जो होती है उसमें एक पैराग्राफ सेक्शन आता है। पैराग्राफ सेक्शन में हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस बने हैं, उसमें ऐसे लाइन्स ही बनी होती हैं जिसमें लेफ़्ट लिखा होता है, लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है, ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ऑप्शन डी, अलाइन लेफ़्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक फुल फॉर्म बतानी है। द फुल फॉर्म ऑफ ECOS, इसकी फुल फॉर्म ये क्या चीज़ है? विच इज़ एन ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ECOS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, जो कि एक ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटेंडेड फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ECOS, एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक तरह का फ्री एंड ओपन सोर्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी बिट्स मेक वन निब्बल। वन निब्बल की वैल्यू आपको बतानी है। वन निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? बिट हमें पता है, एक बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, है ना। बिट हमें पता, अभी बताना है कि वन निब्बल में कितने बिट्स होते हैं। तो वन निब्बल में होते हैं 4 बिट्स। ठीक है, वन निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था, सेम यही फॉर्मेट में जैसा क्वेश्चन था, हमने बस डायरेक्टली एज इट इज़ आपके सामने इन क्वेश्चंस को रखा। तो वन निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वापस से एक शॉर्टकट की आपको बतानी है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल द ओपन्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं, अगर आपको उनको जल्दी से क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए आपको ऐसी कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी जिससे आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन्ड हैं उन्हें जल्दी से क्लोज कर सकते हैं? तो ऐसी शॉर्टकट की होती है हमारे पास Alt + F4। इन दोनों कीज़ को जब हम एक साथ प्रेस करते हैं तब हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, Alt + F4। वहीं पे Ctrl + X को यूज़ किया जाता है कट करने के लिए। ये बेसिक सी शॉर्टकट की है, ये हम सबको पता। और Ctrl + F1 को हम इस्तेमाल करते हैं हमारी जो स्क्रीन पे जितने भी आइटम्स होती हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ और शॉर्टकट कीज़।
तो हमारे से इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज़ ए फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन विच may use phone lines and fiber optic cables for accessing इंटरनेट। आपको इसमें बताना है इन ऑप्शंस में से ऐसी क्या ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसमें हम फ़ोन लाइंस या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना होगा। ऑप्शंस आपके पास, ए ऑप्शन है SMTP, बी ऑप्शन है DSL, सी ऑप्शन है हॉटस्पॉट या फिर डी ऑप्शन है POP3। ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है, जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी DSL। अब ये DSL की फुल फॉर्म क्या है? DSL है हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक तरह का ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है जिसमें फ़ोन लाइंस और फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है, DSL। ये हमारा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें इन वायर्स को यूज़ करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला इसमें जो है वो है सिमेट्रिक DSL। पहला है इसमें सिमेट्रिक DSL और दूसरा है इसमें असिमेट्रिक DSL। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में क्या फ़र्क है? सिमेट्रिक DSL में बैंडविड्थ सेम होती है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्राइटेरिया के लिए दोनों के लिए इसमें बैंडविड्थ सेम होती है। और असिमेट्रिक में यही डिफरेंस है, इसमें जो बैंडविड्थ है वो सेम नहीं है, डाउनलोडिंग की स्पीड इसमें ज़्यादा रहती है और अपलोडिंग की स्पीड इसमें रहती है कम। ठीक है, बैंडविड्थ उसमें दोनों में सेम है और असिमेट्रिक में बैंडविड्थ सेम नहीं है, डाउनलोडिंग के लिए ज़्यादा है और अपलोडिंग के लिए कम है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास DSL, और ये इंटरनेट को, हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए काम आते हैं। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर था ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको इन ऑप्शंस में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल बतानी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जाम्पल इसमें बेस्ट फिट करती है। तो हमें पता है दो तरह के सॉफ्टवेयर हमें पता है, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेनली डिज़ाइंड होते हैं फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। और जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है ना। तो इसी तरह से आपको इसमें बताना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल इसमें से क्या रहेगी। तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल रहेगी इसमें MS ऑफिस। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब इसमें जो बाकी हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ XP है, जितनी भी विंडोज़ हैं ये सारी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं। और यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये तीन हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें एक ही है, ऑप्शन ए MS ऑफिस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम, विच मेमोरी इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। अब रैम और प्रोसेसर के बीच में इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो एज ए इंटरमीडिएट एक्ट करती है। तो एज ए इंटरमीडिएट एक्ट करने वाली रैम और प्रोसेसर के बीच में उसे हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है जो एक्ट करती है एज ए बफर बिटवीन CPU एंड रैम। ठीक है, एज ए बफर एक्ट करती है इन दोनों के बीच में, और जितना भी हमारा एवरेज टाइम लगता है डाटा को मेन मेमोरी में भेजने के लिए, एक्सेस करवाने के लिए, ये उस एवरेज टाइम को रिड्यूस करता। ठीक है, ये काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है। तो इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन डी। इसी के साथ जो बाकी इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं, रोम तो रीड ओनली मेमोरी, EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इनकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से पता चल गई। तो एज ए इंटरमीडिएट जो रैम और प्रोसेसर के बीच में एक्ट करता है वो है हमारा कैश मेमोरी, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allows you to select the formatting information of a text and apply the same to another text। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक हमारे पास ऑप्शन होता है जिसमें जो ऑप्शन हमें क्या अलो करता है कि जो भी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है किसी भी टेक्स्ट की उसको सेलेक्ट कर लें और फिर बाकी टेक्स्ट में उसको अप्लाई कर दें। तो ऐसे ऑप्शन का नाम आपको बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेजेंट होता है।
तो ऐसे ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर और किसी टेक्स्ट में हम उसे सेम कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन होता है हमारे पास, ऑप्शन सी फॉर्मेट पेंटर। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें सेम वापस से हमें एक शॉर्टकट की बतानी है। अब इस बार शॉर्टकट की हमें किसकी बतानी है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इन ऑप्शंस में से हम ऐसी किस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं? तो ऐसी शॉर्टकट की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ऑप्शन डी F5। F5 को हम प्रेस करने के बाद गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, और इसमें जो बाकी F1 हमारी हेल्प की होती है, हेल्प की होती है हमारी F1। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सही आंसर था वो था ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बताना है द क्लाउड सर्वर प्लेटफॉर्म डैट इज़ ऑन्ड बाय अमेजोन इज़। ऐसे क्लाउड सर्वर प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है जो अमेजोन ऑन करता। ठीक है, अमेजोन का क्लाउड सर्वर प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सिंपली आपको उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है अमेजोन वेब सर्विस। अमेजोन वेब सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है AWS। ठीक है, तो ये अमेजोन ऑन करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन ए AWS। अब हम लास्ट क्वेश्चन एक देखेंगे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस लाए गए थे कंप्यूटर सेक्शन से, और भी क्वेश्चंस जो रहेंगे बाकी सेक्शंस में वो भी हम आपके लिए वीडियोस में क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो अभी इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ साइज। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने 1 निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स पढ़ा था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन हमसे इसमें इसी फॉर्मेट में है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में साइज़ के कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है इंफॉर्मेशन का। तो उसमें भी हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑप्शन डी बिट। ठीक है, 1 निब्बल हमने पढ़ा था, 1 निब्बल इज इक्वल्स टू 4 बिट। वहीं पे अगर हमसे पूछा जाता है 1 बाइट कितनों के बराबर होता है? 1 बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स? तो वो होता है 8 बिट्स के बराबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो निबल और बाइट के बारे में हमसे पेपर में पूछी गई थी। स्मॉलेस्ट यूनिट बताना था इन्फॉर्मेशन का, तो वो था हमारा ऑप्शन डी बिट। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कंप्यूटर के JK-SSB के जो CBT एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें पूछे गए थे। तो और भी जो बाकी सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।